क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अंधेरे में देख रहा है जबकि वहां कोई न हो? राजस्थान के जैसलमेर की तपती रेत के बीच दबा है एक ऐसा राज जिसे हजारों सालों से सन्नाटे ने ओढ़ रखा है। एक ही रात में खाली हुए 84 गांव और जाते जाते दे गए एक ऐसा खौफनाक श्राप जिसने परिंदों के परों को भी वहां जाने से रोक दिया। आज की कहानी किसी कल्पना की नहीं बल्कि भारत की उस जमीन की हकीकत है जहां आज भी पत्थरों से चीखें सुनाई देती हैं। मिस्टर राज हॉरर स्टोरी के इस खास एपिसोड में आज हम चलेंगे कुलधरा की उन वीरान गलियों में जहां राजीव नाम के एक खोजी का सामना उस दीवान की रूह से हुआ जिसने मौत के बाद भी इस गांव को नहीं छोड़ा। अपनी धड़कनें थाम लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपको आज रात सोने न दे। शुरू करते हैं। कुलधरा, श्रापित गांव का सन्नाटा। मार्च की दोपहर थी लेकिन राजस्थान की हवा ऐसी थी जैसे किसी जलती हुई भट्टी का दरवाजा खुल गया हो। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर उस सुनसान सड़क पर धूल भरी आंधी रह रहकर उठती थी और फिर शांत हो जाती थी। एक पुरानी धूल से अटी हुई जिप्सी के टायर उस पथरीली जमीन पर रेंग रहे थे। गाड़ी के अंदर राजीव एस बड़ी ई की पूरी ठंडक और स्टीरियो पर बज रहे पिंक फ्लॉयड के संगीत के बीच खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा गिम्बल बैग था और पीछे की सीट पर कैमरे, लेंस, ट्राइपॉड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ मीटर जैसे उपकरण बिखरे पड़े थे। राजीव एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे उन जगहों से प्यार था जहां लोग जाने से कतराते थे। वो भूतों को नहीं मानता था लेकिन वो एनर्जी और वाइब्रेशंस पर विश्वास करता था। उसका मानना था कि जिस तरह पत्थरों पर हवा और पानी के निशान रह जाते हैं उसी तरह इतिहास की भयानक कहानियां भी जगहों पर अपना वाइब्रेशन छोड़ जाती हैं। और आज वो उसी सबसे बड़े वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने जा रहा था। कुलधरा। गाड़ी जैसे ही एक टूटे हुए मेहराबदार द्वार से गुजरी, संगीत अचानक बंद हो गया। धत्त तेरी की। राजीव ने झुंझलाकर कार का स्टीरियो चेक किया। डिस्प्ले चल रहा था, ब्लूटूथ कनेक्टेड था, पर आवाज ऐसी थी जैसे कोई रेडियो चैनल 2 स्टेशन के बीच अटक गया हो। खुर्र खुर्र। राजीव ने इंजन बंद कर दिया। उसने जैसलमेर में अपने स्थानीय गाइड विक्रम से कहा था कि वो गांव के बाहर मिले, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं था। वो गाड़ी से नीचे उतरा। बाहर निकलते ही गर्मी ने उसे एक थप्पड़ सा मारा। सूरज ठीक सिर के ऊपर था और सामने था कुलधरा का खंडहर। एक ऐसा नजारा जो जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी। हजारों घर, सब पत्थर के, लेकिन सबकी छतें गायब थीं। कतारों में बनी हुई गलियां जो अब धूल और कंकड़ से भरी थीं। यह एक व्यवस्थित शहर था जो अब एक आटा फिर से गहरा हो गया। राजीव ने रिकॉर्डिंग बंद की। अच्छी कहानी है विक्रम। रोमांचक। ये कहानी नहीं है साहब, हकीकत है, विक्रम ने गंभीरता से कहा। आज भी सरकार ने यहां रहने पर पाबंदी लगा रखी है। शाम के 6 बजे के बाद इस गांव में रुकने की किसी को इजाजत नहीं है। क्यों? क्या है 6 बजे के बाद? राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा। विक्रम ने अपने चारों तरफ देखा जैसे उसे डर हो कि कोई सुन रहा हो। लोग कहते हैं कि रात को यहां चूड़ियों की खनक, छोटे बच्चों के रोने की आवाजें और कभी कभी किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले आए थे एक बार, उनके मशीनों पर भी कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ था। राजीव ने अपना गिम्बल संभाला और गांव की मुख्य गली की तरफ बढ़ा। तुम गाड़ी के पास रुको विक्रम, राजीव ने पीछे मुड़कर कहा। मैं अंदर जाकर कुछ शॉट्स लेता हूं। साहब धूप बहुत तेज है और दिल अच्छा नहीं लग रहा है, विक्रम ने घबराकर कहा। अरे मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, राजीव ने कहा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो गांव की गली में दाखिल हुआ, एक अजीब सा एहसास उसे हुआ। ये केवल गर्मी नहीं थी, उसे लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। चारों तरफ टूटे हुए घरों के खामोश चौखट थे जो किसी अंधेरी गुफा की तरह लग रहे थे। उसने कैमरा ऑन किया। मैं अभी कुलधरा की मुख्य गली में हूं। दिन का उजाला है लेकिन यहां का सन्नाटा, ये बहुत अजीब है। यहां हवा की सरसराहट भी नहीं है। वो एक घर के अंदर गया। घर के अंदर की दीवारें काली हो चुकी थीं। चूल्हा अभी भी कोने में वैसे ही रखा था जैसे कोई अभी अभी खाना बनाकर उठा हो। उसे लगा कि वो किसी के निजी स्थान में घुस आया है।
अचानक उसके कैमरे की व्यू फाइंडर पर कुछ हरकत हुई। क्या? उसने कैमरे को अपनी आंख के पास किया। व्यू फाइंडर में उस टूटे हुए चूल्हे के पास एक बहुत ही धुंधली पारदर्शी सी आकृति दिखाई दे रही थी, एक औरत की जो घुटनों के बल बैठी कुछ कर रही थी। राजीव ने अपनी नंगी आंखों से देखा, चूल्हे के पास कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे में देखा, वो आकृति वहां थी। ये तो सिर्फ लेंस फ्लेयर होगा, राजीव ने अपने मन को समझाया। सूरज की रोशनी खिड़की से पड़ रही है, उसी का रिफ्लेक्शन है। उसने लेंस को साफ किया और फिर कैमरे में देखा, आकृति गायब थी। देखा, मैंने कहा था ना। उसने राहत की सांस ली। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसके कानों के पास एक बहुत ही साफ फुसफुसाहट सुनाई दी। चले जाओ, यहां से चले जाओ। राजीव जम गया, उसकी पीठ ठंडी पड़ गई। वो धीरे से मुड़ा। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। विक्रम गाड़ी के पास बहुत दूर था। कौन है? राजीव ने जोर से पूछा। उसकी आवाज उन खाली दीवारों से टकराकर वापस आई। कौन है? कौन है? उसने अपने पॉकेट से ईएमएफ मीटर निकाला। उसने उसे ऑन किया। हरे रंग की लाइट जल रही थी। इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। सब मेरे दिमाग का खेल है, राजीव ने सोचा। इतनी गर्मी और सालम सिंह की कहानी सुनने के बाद मुझे वहम हो रहा है। वो घर से बाहर आया। बाहर की धूप अब उसे सुकून दे रही थी। वो जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़ा। साहब, आप ठीक तो हैं? विक्रम ने पूछा। उसकी शक्ल पीली पड़ चुकी थी। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? हाँ, बस हो गया, राजीव ने कहा। वो कैमरे के बैग को रखने लगा। तुमने कुछ सुना विक्रम? क्या साहब? कुछ नहीं, चलो, राजीव ने कहा। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसका हाथ रुक गया। गाड़ी के पैसेंजर सीट की खिड़की की धूल पर, जो सुबह एकदम साफ थी, अब एक छोटा सा हाथ का निशान बना हुआ था। एक बच्चे के हाथ का निशान जो अभी अभी बनाया गया हो। राजीव ने उस निशान को देखा, फिर विक्रम को। विक्रम ने जैसे ही वो निशान देखा, वो घुटनों के बल बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। मैंने कहा था साहब, विक्रम ने कांपते हुए कहा। वो नहीं चाहते कि कोई यहां आए। वो नहीं चाहते। राजीव ने उस निशान को अपने हाथ से मिटा दिया। चलो विक्रम, राजीव ने गंभीर स्वर में कहा। गाड़ी में बैठो। वो अब डरा नहीं था, वो हैरान था। एक ऐसा एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो कुलधरा को छोड़ रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो वापस आएगा। आज अमावस थी और अभी तो सिर्फ दिन ढलना शुरू हुआ था। रेगिस्तान का असली चेहरा तो अभी सामने आना बाकी था। गाड़ी कुलधरा की सीमा से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन सन्नाटा अभी भी राजीव के साथ था। विक्रम सीट पर दुबक कर बैठा था। उसकी उंगलियां माला के मनकों पर तेजी से चल रही थीं। विक्रम, तुम डरो मत, राजीव ने ड्राइविंग करते हुए कहा, हालांकि उसकी अपनी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थीं। वो हाथ का निशान, शायद कोई बच्चा वहां से गुजरा हो। साहब, उस बंजर में कोई बच्चा नहीं रहता, वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, विक्रम ने रुआनसी आवाज में कहा। आप वापस शहर चलिए, कल सुबह फिर देख लेंगे। राजीव चुप रहा। उसे पता था कि अगर वो आज रात रुक गया तो शायद वो कभी उस राज को नहीं जान पाएगा। उसने जैसलमेर हाईवे के पास एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। शाम ढल रही थी और आसमान का रंग गहरा लाल, लगभग खून जैसा हो गया था। तुम यहां रुको विक्रम, चाय पियो और शांत हो जाओ। मुझे कुछ कॉल करने हैं, राजीव ने कहा। राजीव ढाबे से थोड़ा दूर गया और अपने पुराने दोस्त और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आर्यन को फोन लगाया। आर्यन दिल्ली में रहता था और ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने में माहिर था। भाई, कुछ अजीब हुआ है, राजीव ने सारा वाकया आर्यन को सुनाया। कैमरे की वो आकृति, वो फुसफुसाहट और गाड़ी पर बना हाथ का निशान। दूसरी तरफ से आर्यन की गंभीर आवाज आई, राजीव, अगर ईएमएफ मीटर नहीं हिला तो इसका मतलब है कि वहां कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस नहीं थी। लेकिन अगर तुमने फुसफुसाहट सुनी तो वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो सकता है। पर वो हाथ का निशान, उसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक काम करो, अपने पास एक छोटा सा कांच का टुकड़ा या कोई तांबे की चीज रखो। कहते हैं कि पुरानी रूहें इन धातुओं से प्रभावित होती हैं। मैं आज रात वहीं रुकने वाला हूं, आर्यन, राजीव ने दृढ़ता से कहा।
पागल हो गए हो? अकेले? आर्यन चिल्लाया। कुलधरा में रात रुकना कानूनी तौर पर मना है और रूहानी तौर पर जानलेवा। मेरे पास नाइट विजन कैमरे हैं, मुझे सच जानना है। राजीव ने फोन काट दिया। रात के 8 बज रहे थे। पूरा इलाका घोर अंधकार में डूबा था। विक्रम ढाबे पर ही रुक गया था। उसने साफ कह दिया था कि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। राजीव अपनी जिप्सी की हेडलाइट्स बंद करके गुप्त रास्ते से दोबारा कुलधरा की सीमा में दाखिल हुआ। उसने गाड़ी को गांव के मंदिर से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपा दिया। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल पूरी तरह बदल चुका है। दोपहर की वो तपन अब एक बर्फीली चुभन में बदल गई थी। चांद आधा था, लेकिन उसकी रोशनी उन खंडहरों पर पड़कर उन्हें और भी भयानक बना रही थी। राजीव ने अपना इंफ्रारेड कैमरा हाथ में लिया। स्क्रीन पर सब कुछ हरा और काला दिख रहा था। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मंदिर ही वो जगह थी जहां गांव वालों ने आखिरी बार सभा की थी। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। झनक झनक, पायल की आवाज, बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उस तरफ घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। सामने एक खाली चबूतरा था। कैमरे की स्क्रीन पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज पास आती जा रही थी। झनक झनक झनक। तभी राजीव के हाथ में मौजूद ईएमएफ मीटर की लाइट अचानक हरी से पीली और फिर लाल पर जाकर अटक गई। सुई पागल की तरह कांप रही थी। राजीव ने फुसफुसाते हुए कैमरे में कहा, अभी रात के 8:45 हुए हैं। ईएमएफ रीडिंग 40 मिलीगॉस के ऊपर जा चुकी है। मुझे पायल की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन सामने कोई नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने तेजी से मुड़कर कैमरा घुमाया। नाइट विजन स्क्रीन पर जो उसने देखा, उससे उसके हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। सामने एक औरत खड़ी थी। उसने राजस्थानी घाघरा पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे पानी में कोई परछाई हिल रही हो। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली गहरे गड्ढे थे। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और राजीव की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। तुम क्यों आए? क्या तुम भी सालम सिंह के आदमी हो? एक गूंजती हुई दर्द भरी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। राजीव की आवाज गले में फंस गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कहा, नहीं, मैं सालम सिंह का आदमी नहीं हूं। मैं बस आपकी कहानी दुनिया को बताना चाहता हूं। वो रूह रुकी। अचानक मंदिर के अंदर के सारे दिए जो सालों से बुझे पड़े थे, खुद ब खुद जल उठे। उन दियों की रोशनी साधारण पीली नहीं, बल्कि नीली थी। कहानी? वो रूह ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे शीशा टूट रहा हो। हमारी कहानी खून और आंसुओं से लिखी गई है। अगर सच देखना चाहते हो तो देखो। अचानक राजीव के चारों तरफ का नजारा बदलने लगा। खंडहर गायब होने लगे और उनकी जगह आलीशान घर बनने लगे। सड़कों पर लोग दिखाई देने लगे। वो 18वीं सदी के कुलधरा में पहुंच चुका था। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की कुएं से पानी भर रही है। तभी कुछ घुड़सवार वहां पहुंचे। सबसे आगे एक काला साया था, सालम सिंह। शावर लेने चला गया। गर्म पानी के नीचे खड़े होकर उसने आंखें मूंद ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि पानी की गर्माहट कम हो रही है। पानी बर्फीला ठंडा होने लगा। उसने आंखें खोली और चीख पड़ते पड़ते बचा। शॉवर से पानी नहीं, बल्कि काली रेत गिर रही थी। वही रेत जो कुलधरा के खंडहरों में बिछी थी। वो रेत उसके शरीर पर चिपक रही थी। उसने घबराकर नल बंद किया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो फर्श एकदम सूखा था। वहां न रेत थी न पानी। ये क्या हो रहा है मुझे? वो हांफते हुए बाहर आया और आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने पर भाप जमी थी। उसने हाथ से भाप साफ की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसकी अपनी परछाई के पीछे वही छोटी बच्ची खड़ी थी जिसके हाथ का निशान उसने गाड़ी पर देखा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। आईने में दोबारा देखा, बच्ची अभी भी वहीं थी और इस बार वो राजीव की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। आईने के ऊपर एक धुंधली लिखावट उभरने लगी, तुम हमारा हिस्सा हो। रात के 3 बजे थे। राजीव सो नहीं पा रहा था।
उसने हिम्मत जुटाई और अपना लैपटॉप ऑन किया। उसे देखना ही था कि उसके कैमरे ने असल में क्या रिकॉर्ड किया है। उसने कुलधरा वाली फाइल प्ले की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, विक्रम की आवाज, खंडहरों के दृश्य। लेकिन जैसे ही वो दृश्य आया जहां राजीव ने मंदिर में उस रूह से बात की थी, वीडियो ग्लिच करने लगा। वीडियो में राजीव अकेला खड़ा हवा से बातें नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि राजीव के चारों तरफ धुएं के काले गुबार थे जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वीडियो की आवाज में राजीव की आवाज के पीछे हजारों लोगों के कराहने की आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं। तभी वीडियो एक फ्रेम पर रुक गया। कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था और लेंस का रुख सीधे राजीव की तरफ था। वीडियो में राजीव गिर पड़ा था, लेकिन उसके ऊपर कोई झुका हुआ था। वो सालम सिंह था। उसका चेहरा कैमरे के एकदम करीब आया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। वीडियो में सालम सिंह ने कैमरे की तरफ देखकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर राजीव के हाथ से लैपटॉप छूट गया। वो तांबा तुम्हें सिर्फ एक बार बचा सकता है ब्राह्मण, पर तुम भागोगे कहां? तुम्हारी रूह तो उसी रात कुलधरा में रह गई थी। राजीव का सिर चकराने लगा। ब्राह्मण? सालम सिंह ने उसे ब्राह्मण क्यों कहा? उसने पागलों की तरह अपने पुराने खानदान के दस्तावेज और अपनी वंशावली ढूंढनी शुरू की जो उसके दादाजी ने एक पुराने बक्से में रखी थी। घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक पीला पड़ चुका कागज मिला। उस कागज पर उसके परदादाओं के नाम लिखे थे। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, उसकी सांसें रुकने लगीं। 1825 के आसपास उसके पूर्वज राजस्थान के एक इलाके से पलायन करके उत्तर प्रदेश आए थे। उस गांव का नाम लिखा था कुलधरा। राजीव कोई साधारण इतिहासकार नहीं था। वो उसी मुखिया का वंशज था जिसने उस रात गांव छोड़ने का फैसला किया था। श्राप अधूरा था क्योंकि मुखिया का परिवार बच निकला था। रूहें उसे वापस बुला रही थीं ताकि वे उस श्राप के घेरे को पूरा कर सकें। अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली गुल हो गई। पूरे कमरे में रेगिस्तानी मिट्टी की खुशबू फैल गई। उसके बिस्तर के चारों तरफ वही नीली रोशनी जल उठी। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, मुखिया की संतान लौट आई है। अब कुलधरा का सन्नाटा खत्म होगा। राजीव ने देखा कि उसके कमरे की दीवारें धीरे धीरे रेत बनकर गिर रही हैं और सामने वही अंतहीन रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। वो दिल्ली में नहीं था। वो कभी दिल्ली पहुंचा ही नहीं था। राजीव की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। जैसे ही उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल उसके हाथ में मिट्टी बनकर बिखर गया। सामने कोई गैलरी नहीं थी, बल्कि वही तपता हुआ कुलधरा का रेगिस्तान था। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो दिल्ली की घर वापसी समझ रहा था, वो दरअसल उन रूहों द्वारा बुना गया एक मायाजाल, इल्यूजन था। वो कभी कुलधरा से बाहर निकला ही नहीं था। वो उसी मंदिर के चबूतरे पर बेहोश पड़ा था और उसका दिमाग एक झूठी दुनिया जी रहा था। अब खेल खत्म हुआ वंशज। मुखिया की रूह उसके सामने खड़ी थी। उसके पीछे हजारों साए हाथ में पत्थर लिए खड़े थे। श्राप का नियम सरल है, कुलधरा का खून कुलधरा की मिट्टी में ही मिलेगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। राजीव ने चारों तरफ देखा। उसका कैमरा, उसका बैग सब मिट्टी में दबे पड़े थे। अचानक उसकी नजर पास ही गिरे हुए उस तांबे के पेंडेंट पर पड़ी जो उसकी मुट्ठी से छूट गया था। मुक्ति खून से नहीं, सच स्वीकार करने से मिलती है, राजीव चिल्लाया। उसने पूरी ताकत झोंककर उस तांबे के पेंडेंट को झपटा और उसे मंदिर के बीचों बीच स्थित उस पुराने शिवलिंग पर दे मारा। एक भयानक गर्जना हुई। जमीन फटने लगी। तुम हमें रोक नहीं सकते। सालम सिंह का साया हवा में तैरते हुए राजीव की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां राजीव के गले तक पहुंच ही चुकी थीं कि तभी राजीव ने अपनी जेब से वो पुराना कागज निकाला जो भ्रम की दुनिया से असलियत में उसके साथ आ गया था। उसने उसे हवा में लहराते हुए कहा, मैं मुखिया का वंशज हूं और मुखिया के नाते मैं श्राप को वापस लेता हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मुक्त हो जाओ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। सालम सिंह का साया धुएं में बदलने लगा। मुखिया की रूह की आंखों में, जो अब तक गुस्से से भरी थीं, अचानक एक शांति आ गई। उन्होंने राजीव की तरफ देखकर एक धीमी मुस्कान दी। अंततः किसी ने हमें याद किया। एक जोरदार रोशनी का धमाका हुआ और राजीव की आंखें बंद हो गईं।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कुलधरा के खंडहरों पर पड़ी, विक्रम गाइड पुलिस के साथ गांव के अंदर पहुंचा। उन्हें राजीव मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश मिला। राजीव जब होश में आया तो उसके पास न तो कैमरा था न कोई रिकॉर्डिंग। पुलिस ने इसे हीट स्ट्रोक और भ्रम करार दिया। साहब, शुक्र है आप बच गए, विक्रम ने उसे पानी पिलाते हुए कहा। राजीव चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। जब वो गांव के उसी मुख्य द्वार से बाहर निकल रहा था, उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। धूप में चमकते वो पत्थर अब डरावने नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर किया, उसने देखा कि डैशबोर्ड पर धूल जमी थी। उस धूल पर एक छोटा सा हाथ का निशान बना था और उसके नीचे उंगली से लिखा था, धन्यवाद। राजीव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक गहरा राज छिपा था। कुलधरा अब खाली नहीं था, उसकी रूहें मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन राजीव के अंदर अब हमेशा के लिए रेगिस्तान का एक हिस्सा बस गया था। जैसलमेर से दिल्ली लौटते हुए राजीव को लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन जैसे जैसे किलोमीटर पीछे छूट रहे थे, उसकी गाड़ी के अंदर का तापमान गिरता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं लौट रहा है। जब वो अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो घर की हवा में वही पुरानी सड़न और रेगिस्तानी मिट्टी की महक थी। उसने अपने जूते उतारे, लेकिन फर्श पर उसके पैरों के निशान नहीं, बल्कि गीली मिट्टी के जूतों के निशान पड़ रहे थे, जैसे कोई अभी अभी तपते रेगिस्तान से चलकर आया हो। राजीव ने अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, एक भारी मर्दाना आवाज। तुमने उन्हें आजाद नहीं किया ब्राह्मण, तुमने दरवाजा खोल दिया है। राजीव झटके से उठ बैठा। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। उसने देखा कि दीवार पर लगी उसकी और उसके परिवार की तस्वीरों के चेहरे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तस्वीरों में चेहरों की जगह अब सिर्फ काला धुआं बचा था। अगले दिन राजीव ने अपनी रिसर्च को और गहरा किया। उसे समझ आया कि मुखिया की रूह तो शांति चाहती थी, लेकिन सालम सिंह की रूह कभी मुक्त नहीं होना चाहती थी। सालम सिंह ने उस रात तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था ताकि वो कुलधरा की सीमा में अमर रह सके। राजीव ने जो पेंडेंट शिवलिंग पर मारा था, उसने गांव वालों की रूहों को तो शांति दे दी, लेकिन उसने सालम सिंह को उस सीमा से आजाद कर दिया। अब सालम सिंह का साया कुलधरा तक सीमित नहीं था, वो राजीव के साथ दिल्ली आ चुका था। राजीव को अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला। उसके यूट्यूब चैनल MR राज हॉरर स्टोरी पर एक वीडियो अपने आप अपलोड हो गया था। वीडियो का टाइटल था, मेरा अगला शिकार। जब राजीव ने वीडियो प्ले किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में कैमरा उसके अपने बेडरूम की तरफ देख रहा था। वो खुद राजीव सो रहा था और उसके बिस्तर के किनारे सालम सिंह का साया बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे राजीव के गले की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। रात के 2:15 बजे थे। दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित राजीव का अपार्टमेंट आज किसी ठंडे मुर्दा घर जैसा लग रहा था। बाहर गाड़ियों का शोर थमता जा रहा था, लेकिन घर के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि राजीव को अपनी ही पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजीव अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर वही तांबे का पेंडेंट रखा था जिसे वो मंदिर से उठा लाया था। उसने घर की सारी लाइटें जला रखी थी, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कमरे के कोने धुंधले पड़ रहे हैं। अचानक बल्ब की रोशनी थरथराने लगी। टिक टिक, टेरर, तारांकन और एक झटके के साथ पूरा घर घोर अंधेरे में डूब गया। आ गया तुम? राजीव की आवाज कांपी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। अंधेरे में अचानक रेगिस्तानी हवा का एक झोंका आया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी राजीव के चेहरे पर गर्म रेत के कण महसूस हुए। कमरे की दीवारें अब आधुनिक प्लास्टर की नहीं, बल्कि पुरानी जर्जर ईंटों की दिखाई देने लगी। तभी कमरे के सुदूर कोने से एक भारी पदचाप सुनाई दी। धप धप, तारांकन, भारी जूतों की आवाज, जैसे कोई पुराना सिपाही लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। राजीव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी की किरण जैसे ही सामने पड़ी, उसकी चीख निकल गई। सामने कोई परछाई नहीं, तुरंत सुरक्षित जगह पर चला जा। सालम सिंह, वो यहां है दिल्ली में? राजीव की आवाज में घबराहट साफ थी। दूसरी तरफ से आर्यन की हल्की हंसी सुनाई दी। राजीव, शांत हो जा भाई। तूने कल रात जो बताया उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की है। मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो तुझे हैरान कर देगी। तू मेरे घर आ, हम मिलकर इस
अचानक आर्यन की आवाज कट गई। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी और ठंडी हवा के चलने की आवाज आने लगी। आर्यन, आर्यन, जवाब दे, राजीव चिल्लाया। तभी आर्यन की आवाज वापस आई, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। वो बहुत धीमी और डरी हुई थी। राजीव, मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई है। बाहर धूप है, पर कमरे में काली मिट्टी गिर रही है। आर्यन, बाहर निकल अभी। राजीव अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर घर से भागा। जब तक राजीव आर्यन के फ्लैट पर पहुंचा, वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। आर्यन का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन लकड़ी के उस पुराने दरवाजे के नीचे से खून जैसी दिखने वाली लाल रेत बाहर निकल रही थी। राजीव ने पूरी ताकत से कंधे का जोर लगाया और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। आर्यन फर्श से ऊपर हवा में लटका हुआ था। अदृश्य ताकतों ने उसके हाथ पैर ऐसे जकड़ रखे थे जैसे वो किसी अदृश्य सूली पर चढ़ाया गया हो। कमरे की दीवारों पर रखे सैकड़ों प्राचीन पन्ने हवा में पागल की तरह उड़ रहे थे। आर्यन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से शब्द नहीं, बल्कि वही रेगिस्तानी धूल निकल रही थी। राजीव, भाग, आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर फुसफुसाया। तभी कमरे के अंधेरे कोने से सालम सिंह की परछाई उभरी। वो आर्यन के ठीक पीछे खड़ा था। सालम सिंह ने अपना खंजर जैसा हाथ आर्यन के सीने के पास ले जाकर राजीव की तरफ देखा। दोस्त चाहिए तुझे? सालम सिंह की आवाज कमरे में गूंजी। इसने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है। जो मेरे रहस्य को छूने की कोशिश करेगा, वो मेरा दास बन जाएगा। उसे छोड़ दो। बदला मुझसे है, उससे नहीं, राजीव चिल्लाया। बदला? नहीं ब्राह्मण, यह बदला नहीं है। ये तो मेरा साम्राज्य वापस पाने की शुरुआत है। 84 गांव उजड़े थे, अब 84 शहर उजड़ेंगे। जैसे ही सालम सिंह ने हाथ घुमाया, आर्यन के शरीर से एक पारदर्शी साया, उसकी रूह बाहर निकलने लगी। आर्यन का असली शरीर बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। राजीव ने देखा कि सालम सिंह ने आर्यन की उस रूह को एक कांच के पुराने मर्तबान में कैद कर लिया। आर्यन अब सालम सिंह का कैदी था। अगर इसे वापस चाहता है, सालम सिंह ने गायब होते हुए कहा, तो माया के पास जाने की गलती मत करना। वो रास्ता तुझे सीधे पाताल ले जाएगा। आर्यन अब कोमा जैसी स्थिति में था, अस्पताल के बिस्तर पर बेजान। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि शारीरिक रूप से उसे कोई चोट नहीं आई थी। पर राजीव जानता था, आर्यन की रूह कुलधरा के उस दुष्ट दीवान के पास है। सालम सिंह ने माया का नाम लेकर राजीव को चेतावनी दी थी, लेकिन राजीव समझ गया कि यही वो नाम है जिससे सालम सिंह डरता है। उसने आर्यन के बिखरे हुए कागजों को टटोला। आखिरी पन्ने पर आर्यन ने मरते मरते एक पता लिखा था, नीलगिरी पर्वत, प्राचीन काली मंदिर माइनस माया। अब राजीव के पास दो रास्ते थे, या तो वो डरकर हार मान ले, या फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए उस मायावी तांत्रिक की शरण में जाए जिसे खुद सालम सिंह एक खतरा मानता था। दिल्ली की शोर शराबे वाली गलियों से निकलकर राजीव ने तय कर लिया था, चाहे रास्ता पाताल की ओर ही क्यों न जाता हो, वो सालम सिंह के खौफ को खत्म करके रहेगा। आर्यन की बेजान देह को अस्पताल के बिस्तर पर छोड़कर वो नीलगिरी के दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों की ओर निकला। दिल्ली की शोर शराबे वाली गलियों से निकलकर राजीव अब दक्षिण भारत के उन ऊंचे पर्वतों के बीच था जहां बादल जमीन को छूते थे। लेकिन नीलगिरी की ये हरियाली सुकून देने वाली नहीं थी। जैसे जैसे उसकी गाड़ी पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही थी, पेड़ों की बनावट अजीब होती जा रही थी, जैसे वे सूखे हाथ फैलाए किसी को चेतावनी दे रहे हों। शाम के 5 बज रहे थे और घना कोहरा इतना गहरा हो गया कि उसे हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। यहां तो जीपीएस भी काम करना बंद कर दिया है। राजीव ने झुंझलाकर अपना फोन देखा। स्क्रीन पर मैप की जगह फिर से वही काली रेत जैसी झिलमिलाहट स्टैटिक आ रही थी। अचानक गाड़ी के बोनट पर एक जोरदार धप की आवाज हुई। राजीव ने झटके से ब्रेक मारा। सालम सिंह का पहला जाल, भटका हुआ बच्चा। कोहरे के बीच हेडलाइट्स की पीली रोशनी में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने फटे पुराने राजस्थानी कपड़े पहने थे। इस दक्षिण भारतीय जंगल में एक राजस्थानी बच्चे का होना नामुमकिन था। राजीव का दिल धड़क उठा। उसे याद आया कुलधरा का वो बच्चा और वो हाथ का निशान। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो?
राजीव ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करके पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और घने जंगल की एक पगडंडी की तरफ इशारा किया। राजीव ने गौर से देखा, उस बच्चे की आंखों से आंसू नहीं बल्कि सूखी मिट्टी गिर रही थी। तभी कोहरे में से एक और आवाज आई। वो आर्यन की आवाज थी। राजीव, इधर इधर आओ दोस्त, बहुत ठंड है यहां। राजीव सुध बुध खोकर गाड़ी से उतरने ही वाला था कि तभी उसके गले में मौजूद तांबे के पेंडेंट ने उसकी त्वचा को जलाना शुरू कर दिया। दर्द की एक लहर ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। उसने गौर से देखा, वो बच्चा और आर्यन की आवाज सब एक छलावा था। जिसे वो बच्चा समझ रहा था वो दरअसल एक झुलसा हुआ पुराना पेड़ था और आर्यन की आवाज हवा के उस शोर से निकल रही थी जो पहाड़ों के मोड़ पर गूंज रहा था। तुम मुझे नहीं रोक सकते सालम सिंह, राजीव चिल्लाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा। रास्ता अब और भी संकरा हो गया था। एक तरफ ऊंची चट्टान थी और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। अचानक राजीव को अपनी रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल दिखी। पीछे की सीट पर जिसे उसने खाली छोड़ा था अब 3 साए बैठे थे। वे वही दरबारी सिपाही थे जो सालम सिंह के साथ कुलधरा में जुल्म करते थे। उनके चेहरे सड़ चुके थे और उनकी तलवारों से ताजा खून टपक रहा था। गाड़ी रोको, मुखिया की संतान, उनमें से एक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में धातु के रगड़ने जैसी कर्कशता थी। राजीव ने डर के मारे स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटाया। तुम लोग मर चुके हो, तुम्हारा यहां कोई वजूद नहीं है। तभी सिपाही ने अपनी तलवार राजीव की गर्दन के पास ला दी। तलवार की ठंडक राजीव की रूह को कांपा रही थी। उसी पल सामने की सड़क अचानक गायब हो गई। कोहरे ने एक विशाल दीवार बना दी थी। राजीव ने भगवान का नाम लिया और गाड़ी को सड़क के किनारे एक पुराने पत्थर के खंभे से टकराने से बचाया। उसने देखा कि वो एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर पहुंच गया था। ये मंदिर आधुनिक नहीं था। इसे देखकर लग रहा था जैसे इसे हजारों साल पहले चट्टानों को काटकर बनाया गया हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माया का साम्राज्य, यहां सत्य के अलावा सब भस्म हो जाता है। जैसे ही राजीव ने मंदिर की सीमा में कदम रखा, पीछे से आ रहे वो सिपाही और सालम सिंह का खौफनाक कोहरा एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गए। वे चीख रहे थे, तड़प रहे थे, पर मंदिर के अंदर कदम नहीं रख पा रहे थे। मंदिर के गर्भगृह से एक मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। वहां अगरबत्ती की नहीं बल्कि नीम और सूखी मिर्च के जलने की तीखी गंध थी। अंदर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ राजीव की तरफ थी। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसके हाथों में एक तांबे का त्रिशूल था। सालम सिंह ने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम आ गए। उस औरत की आवाज इतनी शांत थी कि पूरे जंगल का शोर दब गया। वो धीरे से मुड़ी। उसकी एक आंख नीली थी और दूसरी भूरी। उसके माथे पर काली भस्म का तिलक था। वह माया थी। मैं अपने दोस्त को बचाने आया हूं, राजीव ने हाफते हुए कहा। तुम्हारा दोस्त अब सालम सिंह की रूहों के संग्रह का हिस्सा है, माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें कुलधरा के उस आखिरी सच को जानना होगा जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने भी छुपा लिया था। राजीव चौंक गया। क्या सच? माया ने अपनी हथेली पर थोड़ी सी भस्म रखी और उस पर फूंक मारी। धुएं में एक दृश्य उभरने लगा। तुम जिसे श्राप समझ रहे हो वो केवल एक बदला नहीं था, वो एक सौदा था। तुम्हारे मुखिया ने सालम सिंह को हराने के लिए अपनी ही एक चीज गिरवी रखी थी और आज सालम सिंह वही वसूलने दिल्ली तक आया है। अगला कदम। अपनी आंखें मूंद लीं और मंदिर के गर्भगृह में जल रही मशालों की लौ अचानक नीली हो गई। उसने राजीव को अपने पास आने का इशारा किया। राजीव जैसे ही उसके करीब बैठा, माया ने उसके माथे पर वही काली भस्म लगा दी। अचानक राजीव को महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारें पिघल रही हैं और वो समय के पीछे की ओर बह रहा है। राजीव की आंखों के सामने 1825 की वही रात फिर से जीवंत हो उठी, लेकिन इस बार वो देख पा रहा था जो इतिहास की किताबों और लोक कथाओं में नहीं लिखा था। उसने देखा कि कुलधरा का मुखिया, उसका पूर्वज, आधी रात को गांव के पुराने कुएं के पास एक तांत्रिक के साथ खड़ा था। मुखिया के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी सनक थी। सालम सिंह मेरी बेटी को ले जाएगा और मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, मुखिया ने तांत्रिक से कहा।
मुझे ऐसी ताकत दो कि वो इस गांव की मिट्टी को छू भी न सके। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, ताकत मिलेगी पर उसकी कीमत चुकानी होगी। सालम सिंह को हराने के लिए तुम्हें गांव की रक्षा करने वाली कुलदेवी की शक्ति को अंधेरे से बदलना होगा। तुम उसे इस जमीन से बेदखल कर दोगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपने वंश की हर जैसे हजारों भूखे भेड़िए एक साथ चिल्ला रहे हों। माया ने अपने हाथ में पकड़े तांबे के त्रिशूल को जमीन पर जोर से पटका, जिससे एक सुनहरी लहर पूरे गर्भगृह में फैल गई। राजीव, मुड़कर मत देखना, जो पीछे रह गया वो काल का ग्रास बनेगा। माया की आवाज किसी देवी की गर्जना जैसी थी। राजीव भारी मन से उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों में उतर गया, लेकिन उसने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। उस कंकाल राक्षस ने मंदिर की छत फाड़ दी थी। उसकी हड्डियां काली पड़ चुकी थीं और उसकी आंखों में सालम सिंह की वही शैतानी लाल चमक थी। माया ने अपनी आंखों को बंद किया और मंत्रोच्चार शुरू किया। उसके शरीर के चारों तरफ अग्नि की एक दीवार खड़ी हो गई। जैसे ही वो राक्षस अपनी विशाल हड्डियों वाले पंजे से माया पर झपटा, माया ने त्रिशूल से हवा में एक निशान बनाया। ब्रह्मा अग्नि। जागृत भाव। एक भीषण विस्फोट हुआ। वो कंकाल राक्षस पीछे हटा, उसकी हड्डियां झुलसने लगी थीं। लेकिन सालम सिंह की आवाज बाहर के कोहरे से गूंजी, तारांकन माया, तू एक मरणशील जीव है। तू कब तक उस ब्राह्मण की रक्षा करेगी? वो सौदा तो हजारों साल पहले उसके लहू में लिख दिया गया था। कोहरा अब मंदिर के अंदर घुसने लगा था। माया को समझ आ गया कि सालम सिंह खुद मंदिर की पवित्रता को भंग कर रहा है। वो अपनी ऊर्जा खो रही थी। माया ने मंदिर के बीचों बीच स्थित उस प्राचीन अखंड ज्योत की ओर देखा। वो जानती थी कि अगर सालम सिंह को यहां नहीं रोका गया तो वो राजीव का पीछा करके उसे रास्ते में ही मार देगा। राजीव अभी भी उन गुप्त सुरंगों में था जो नीलगिरी को जादुई रूप से राजस्थान की सीमाओं से जोड़ती थीं। सालम सिंह, माया चिल्लाई, तूने रूहों का सौदा किया है तो आज एक रूह और स्वीकार कर। माया ने त्रिशूल को अपनी छाती के पास रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक योद्धा का तेज था। उसने अपनी जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स को उस अखंड ज्योत में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। ये एक तांत्रिक क्रिया थी जिसे प्राणदान कहते हैं। इस बलिदान से एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई जिसने पूरे मंदिर को एक अभेद्य सूर्य की तरह चमका दिया। वो कंकाल राक्षस पल भर में राख हो गया। बाहर का खूनी कोहरा छंटने लगा और सालम सिंह की रूह को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे वो मीलों दूर पीछे हटने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसकी कीमत, माया का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। राजीव सुरंग के अंधेरे में भाग रहा था, तभी उसे अपने दिमाग में माया की आखिरी आवाज सुनाई दी। राजीव, मैंने उसे रोक दिया है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। मेरी रूह अब इस मंदिर की दीवारों में समा रही है। अब तुम अकेले हो। जब तुम उस किले में पहुंचो तो याद रखना, सालम सिंह तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे डर से देखता है। निडर रहना, आर्यन को बचाना और उस सौदे को भस्म कर देना। राजीव रुक गया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि माया ने उसे बचाने के लिए खुद को पत्थर बना लिया। वो गिर पड़ा, लेकिन तभी उसे दूर सुरंग के छोर पर एक पुरानी धूल भरी रोशनी दिखाई दी। रेत की महक फिर से आ रही थी। वो सुरंग उसे सीधे जैसलमेर के उस अभिशप्त किले के पिछले हिस्से में ले आई थी। सामने वो विशाल किला खड़ा था, जिसके बुर्ज बादलों को छू रहे थे। चारों तरफ हजारों साए पहरा दे रहे थे। किले के सबसे ऊंचे झरोखे से एक नीली रोशनी निकल रही थी। आर्यन की रूह वहीं कैद थी। राजीव ने अपने हाथ में वो खंजर और मुखिया का कागज भींचा। माया, तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। राजीव ने जैसे ही किले के मुख्य प्रांगण में कदम रखा, भारी लोहे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम। किले का हर पत्थर किसी जलती हुई लाश की तरह गर्म था। सामने के ऊंचे सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी, जिसके चारों तरफ नीली ज्वालाएं धधक रही थीं। वह सालम सिंह था। उसके एक हाथ में वही मर्तबान था जिसमें आर्यन की रूह तड़प रही थी, और दूसरे हाथ में एक प्राचीन तलवार। तू आ ही गया ब्राह्मण। सालम सिंह की आवाज बिजली की कड़वाहट जैसी थी। माया ने अपनी आहुति दे दी, पर किसके लिए? एक ऐसे वंशज के लिए जिसे खुद उसके परदादा ने मुझे सौंप दिया था। राजीव ने अपना खंजर निकाला। माया ने अपनी आहुति तुम्हें मिटाने के लिए दी है सालम सिंह। आज ये सौदा खत्म होगा।
सालम सिंह सिंहासन से उठा और हवा में तैरते हुए सीधे राजीव के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई, जिससे काली ऊर्जा की एक लहर निकली। राजीव ने फुर्ती से खुद को बचाया, लेकिन वो लहर पत्थर की एक दीवार से टकराई और उसे धूल में मिला दिया। तू मुझ पर वार करेगा? सालम सिंह हंसा। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और जमीन से हजारों सड़े हुए हाथ बाहर निकले, जिन्होंने राजीव के पैरों को जकड़ लिया। राजीव गिर पड़ा। सालम सिंह उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया। वो कागज दे मुझे, उसे फाड़ते ही तेरा अस्तित्व मेरे अधिकार में होगा। राजीव का दम घुट रहा था। उसने देखा कि सालम सिंह का हाथ उस मर्तबान की ओर बढ़ रहा है, जिसे वो तोड़कर आर्यन की रूह को हमेशा के लिए निगलने वाला था। तभी राजीव को माया के आखिरी शब्द याद आए, वो तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे डर से देखता है। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने डरना छोड़ दिया। उसने उस मौत के एहसास को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसके मन से डर गायब हुआ, उसके पैरों को जकड़ने वाले वो हाथ धुआं बनकर उड़ गए। राजीव बिजली की रफ्तार से उठा। उसने मुखिया का वो पुराना कागज निकाला, लेकिन उसे सालम सिंह को देने के बजाय उसने अपना ही हाथ खंजर से काट लिया। अपना खून उस कागज पर छिड़कते हुए वो चिल्लाया, मैं मुखिया का रक्त इस सौदे को अस्वीकार करता हूं। मैं अपनी रूह को किसी दानव को नहीं, बल्कि इस मिट्टी के न्याय को सौंपता हूं। उसने वो खून से सना कागज जलती हुई नीली ज्वाला में फेंक दिया। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। किले की छत फट गई और आसमान से असली बिजली सीधे सालम सिंह पर गिरी। सालम सिंह की रूह जलने लगी। वो कागज जो सौदे का सबूत था, अब राख बन चुका था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। सालम सिंह की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंज उठीं। तभी किले के फर्श से हजारों वही पालीवाल ब्राह्मणों की रूहें प्रकट हुईं, जिन्हें सालम सिंह ने कैद कर रखा था। अब वे डर नहीं रही थीं। वे सब मिलकर सालम सिंह की ओर बढ़ीं और उसे चारों तरफ से घेर लिया। दीवान, अब हिसाब का वक्त है, मुखिया की रूह ने गरजते हुए कहा। हजारों रूहों ने सालम सिंह को जकड़ लिया और उसे खींचकर जमीन के अंदर ले जाने लगी। सालम सिंह धीरे धीरे मिट्टी में समाने लगा। आर्यन का मर्तबान राजीव के हाथ में गिर गया। जैसे ही सालम सिंह पूरी तरह जमीन में समाया, पूरा किला ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। राजीव ने आर्यन के शरीर, जो अब वहां अचानक प्रकट हो गया था, को कंधे पर उठाया और पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। बाहर सूरज निकल रहा था। जैसलमेर की सुनहरी रेत अब ठंडी और शांत थी। राजीव ने आर्यन के माथे पर हाथ रखा। अचानक आर्यन ने एक लंबी सांस ली और आंखें खोल दी। राजीव, हम कहां हैं? राजीव ने मुस्कुराते हुए दूर खंडहरों की ओर देखा। कुलधरा अब एक श्रापित गांव नहीं लग रहा था। वो बस एक पुराना, शांत इतिहास था। लेकिन जैसे ही राजीव अपनी जेब में हाथ डाला, उसे एक छोटा सा पत्थर मिला। वो पत्थर नहीं था, वो माया के त्रिशूल का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। उसे महसूस हुआ कि माया और उसके पूर्वजों की रूहें अब आजाद हैं। राजीव ने त्रिशूल के टुकड़े को उसी रेत में दबा दिया। अब यहां कोई नहीं भटकेगा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। डैशबोर्ड पर अब कोई धूल नहीं थी, कोई हाथ का निशान नहीं था। बस सामने एक लंबी साफ सड़क थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से कोई संगीत नहीं, बल्कि माया की धीमी सी आवाज आई। कहानी अभी शुरू हुई है राजीव। 84 गांवों में से अभी तो सिर्फ एक का हिसाब हुआ है। राजीव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। रेगिस्तान के क्षितिज पर 83 और छोटे छोटे साये उभर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कुछ वादे और कुछ श्राप मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। राजीव तो उस रात बचकर निकल आया, लेकिन क्या वो सच में आजाद है, या फिर सालम सिंह की वो आवाज आज भी उसके पीछे पीछे दिल्ली तक आ गई है? म्यूजिक में एक अचानक धप या जंप स्केयर जैसा साउंड। कुलधरा के उन 84 गांवों में से अभी तो सिर्फ एक का हिसाब हुआ है, बाकी 83 गांव अभी भी अपना सच छुपाए बैठे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन गांवों के अनकहे रहस्यों को भी आपके सामने लाऊं? अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई खौफनाक आप बीती है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हां, अगर आज की रात अकेले सोने में डर लग रहा है, तो याद रखिएगा, मिस्टर राज हॉरर स्टोरी हमेशा आपके साथ है। वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रात एक नए सन्नाटे और एक नई चीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अगर रख सकें तो। शुभ रात्रि, गुड नाइट।